जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट तथा एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। मतलब जो सेंटीग्रेड नाम पड़ा है ये किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। केल्विन। सेंटीग्रेड जो नाम पड़ा है वह पड़ा है एंडरसन सेल्सियस के नाम पर। इन्होंने 1742 में सेंटीग्रेड पैमाने की खोज की थी और एंडरसन सेल्सियस के नाम पर ही इस पैमाने का नाम पड़ा है सेंटीग्रेड और उसकी खोज हुई थी 1742 में और की थी एंडरसन सेल्सियस ने। प्रश्न है मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस तथा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.48 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में माना जाता है। इस स्थिति को माना जाता है हाइपोथर्मिया। यह वह स्थिति होती है जैसे कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस स्थिति में मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, 36 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि कोई भी द्रव अगर गर्म किया जाता है तो वह आयतन में उसकी वृद्धि होती है, लेकिन जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सी का तापमान जब इससे ऊपर होगा उसके आयतन में वृद्धि होगी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है। लकड़ी, हीरा, पानी तथा माइका। हीरा और पानी यह ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे लकड़ी और माइका, ये जो माइका है लकड़ी से थोड़ा अधिक ऊष्मा का सुचालक होती है, लेकिन जो लकड़ी है वह 100% ऊष्मा का कुचालक है। प्रश्न है आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दाब मापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी तथा तरल मान। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइग्रोमीटर को। तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का तथा आर्द्रता मापी का। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? वह होता है मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। वैज्ञानिक जगत में एक पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है, मतलब पारा मतलब मरकरी, जो साधारण ताप और दाब में द्रव अवस्था में रहती है और पारा का अयस्क होता है सिनेबार। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है। गर्मी सीधे संदर्भित कैसे नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा का मापन से, अणुओं की गति से। जो गर्मी है वह अणुओं की गति से संदर्भित होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम के स्थानांतरण से भी ये गर्मी सीधे संदर्भित होती है। पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण से भी। तो गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती है थर्मल ऊर्जा का मापन से। किससे नहीं होती? थर्मल ऊर्जा के मापन से। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर कार्य करता है बाष्पीकरण के सिद्धांत पर। जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं परिशीतक। प्रश्न को रिपीट करता है किस आधार पर? थोड़ा सा उसका रूप बदलकर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? यह करता है रेफ्रिजरेटर। गर्मी अवशोषित करने के लिए बाष्पीकरण का सिद्धांत क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम तापमान को तथा उच्च तापमान को, कम दबाव को तथा उच्च दबाव को। क्रायोजेनिक जिसको निम्न ताप की कहा जाता है, यह दर्शाता है कम तापमान को। किसको? कम तापमान को। परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप को दर्शाता है 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम।
परम शून्य ताप को दर्शाता है शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम। कौन दर्शाता है परम शून्य तापमान को? शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राडा रेंज तथा राडा रेंज, और इसको 1946 में बेचा गया था। प्रश्न है, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स, अकाउटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहा जाता है? उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती? गैस का सीधे ठोस बनना, उसको क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन तथा इवेपोरेशन। गैस का सीधा ठोस बनना होता है डिपोजिशन, जिसको निक्षेपण कहते हैं। गैस का सीधे ठोस बनना होता है डिपोजिशन, जिसको निक्षेपण कहा जाता है। एनटीपीसी ने परीक्षाओं में इन सभी पर प्रश्न पूछ रखा है, जैसे सब्लिमेशन, कंडेंसेशन तथा इवोपरेशन, और इन पर भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। एनटीपी निम्न में से कौन गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रेफ्रेक्टिव, रेडिएक्टिव तथा कन्वेक्टिव। गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है रेफ्रेक्टिव, इसको क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। इस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, यह होता है रेफ्रेक्टिव, इसको अपवर्तनांक कहा जाता है। इंग्लिश और हिंदी इसलिए लेकर चलते हैं, कभी कभी यहां पर लिखा हो सकता है अपवर्तनांक, इसलिए दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। प्रश्न है, हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में नलों के पाइपों का फटना, पानी का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो जो उसका नलों में जो पानी होता है उसके आयतन में वृद्धि होती है। अब जब बर्फ जमता है तो पाइप फट जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? हिमीकरण, फ्रीजिंग। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सपांशन। क्या कहते हैं? एक्सपांशन। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और मानव भावनाओं का केंद्र होता है? किस हिस्से में मस्तिष्क के जिसमें बुद्धि भी होती है, स्मृति तथा भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पल कालोसोम, मिड ब्रेन। तो वह हिस्सा होता है, जैसे ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें प्यार, क्रोध, गुस्सा, नींद, भूख तथा प्यास, ये क्रिया करता है हाइपोथैलेमस। और ठंडा गर्म की पहचान होती है, वह होता है थैलेमस होता है। अगर बात की जाए तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र वह होता है सेरिब्रम। तो मानव की बुद्धि किसमें होती है? सेरिब्रम में। मानव का हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उदर के ठीक नीचे श्वास नली से जुड़ी हुई गर्दन के निचले हिस्से में या मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इसी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ही द्वारा हमारी भावनाएं, प्यार, क्रोध, गुस्सा, नींद, भूख, प्यास सभी का कंट्रोल तथा एक नियम के अनुसार चलाती, वह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और ठंडा गर्म थैलेमस। और बुद्धि किसमें होती है? सेरिब्रम में। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, बायस बॉक्स। बायस बॉक्स क्या कहा जाता है? बायस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ मतलब जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र, तो इसको कहते हैं वॉयस बॉक्स। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुशीरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधित विफलता। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वह कैंसर का उपचार तथा अध्ययन करने वाला एक डॉक्टर होता है। तो जो ऑन्कोलॉजी है किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से। इसे हिंदी में अबुर्द विशेषज्ञ तथा अबुर्द विज्ञान भी कहा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। एनटीपीसी प्रश्न को रिवीजन करता है इस पाली से उस पाली में या उस अगली पाली में अधिक
प्रश्न को इस तरीके से देखा गया है, जैसे कि फिर प्रश्न को पूछा गया है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोगाकारण विज्ञानी, अबुर्द विशेषज्ञ तथा मूत्र विज्ञानी। अभी मैंने बताया था जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वह कैंसर का उपचार तथा अध्ययन करने वाला होता है, और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अबुर्द विशेषज्ञ। तो कैंसर का अध्ययन करने वाला कौन होता है? अबुर्द विशेषज्ञ तथा ऑन्कोलॉजिस्ट। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। किडनी, लीवर, अग्नाशय तथा वड़ी आदि। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है शरीर में लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है लीवर। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज से, केल्विन से, फैट से तथा एम्पियर्स से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज से। तो जो ऊर्जा में भोजन से प्राप्त होती है उसको किससे मापा जाता है? कैलोरीज से। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय तथा गुर्दा को। सिरोसिस रोग जो प्रभावित करता है वह जिगर को। किसको? जिगर तथा यकृत को। जिगर को और भी क्या कहा जाता है? यकृत। तो जो सिरोसिस रोग है वह प्रभावित करता है जिगर तथा यकृत को। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टि वैषम्य, गुर्दे की खराबी तथा गठिया। कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। जो प्रश्न मैंने बताया था, प्रश्न है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टि वैषम्य, गुर्दे की खराबी तथा गठिया। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जब खराब हो जाता है शरीर का भाग गुर्दा, जिसको किडनी भी कहा जाता है। किडनी तथा गुर्दे की खराबी पर डायलिसिस किया जाता है। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? लुकोसिन, लुकोजैन, लुकोपसिन, लुकोट्रेप्सिन। तो ये जो सफेद दाग का इलाज है वह हर्बल दवा लुकोसिन के द्वारा किया जाता है। सफेद दाग जैसे कि मानव के शरीर पे सफेद धब्बे पूरे शरीर में पड़ जाते हैं, उसके इलाज में जो सहायक है वह क्या है? लुकोसिन। प्रश्न है मानव शरीर पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की, या रक्त की मात्रा को जांचने के लिए, या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो जो मानव शरीर के पल्स दर की जांच की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। किसके लिए की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, या पित्राशय। यहाँ पर एक ग्रंथि नहीं है। जिगर की बात की जाए तो यह जिगर तथा यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष भी एक ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती। अधिवृक्क यह भी एक ग्रंथि है। यहाँ पे ग्रंथि नहीं है पित्ताशय, तो यहाँ पे ग्रंथि नहीं है पित्ताशय। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 180 धड़कन प्रति मिनट, 75 से 120 धड़कन प्रति मिनट। एक वयस्क मानव की धड़कन होती है 70 से 80 धड़कन प्रति मिनट। तो इसके आधार पर अगर बात की जाए तो बीच का आंकड़ा किस में होगा? इस विकल्प ए में। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक जो उसके पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर तथा 9 मीटर। तो पूरे पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है वह होती है 9 मीटर, जिसमें 7.5 मीटर की होती है छोटी आंत और 1.5 मीटर की होती है बड़ी आंत, और पूरा पाचन तंत्र होता है 9 मीटर का। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के
कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण मिनामाटा रोग का एक कारक है? मिथाइल मरकरी, लेड, परक्लोरेट, साल्मोनेला। निम्नलिखित में से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग का कारक होता है मिथाइल मरकरी। क्या होता है? मिथाइल मरकरी। हमारा दंत वल्क मतलब दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वह होता है इनेमल, उसी को कहा जाता है दंत वल्क। और यह किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट। दांत का सबसे कठोर भाग और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंत वल्क तथा दांत का इनेमल। और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। दंत वल्क इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का। मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है यकृत, हाइपोथैलेमस, दिल तथा हृदय और फेफड़ा। ताप नियमन मतलब शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? वह होता है हाइपोथैलेमस। प्यार, क्रोध, गुस्सा, भूख, प्यास, नींद, ताप, ये सबका नियंत्रण शरीर में करता है हाइपोथैलेमस। और जो थैलेमस होता है उससे शरीर में पहचान होती है ठंडे तथा गर्म की। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, संयोजी ऊतक, ग्रंथि, झिल्ली तथा मांसपेशी। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, यह मूत्राशय के निकट पाई जाती है। तो प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन तथा 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं 300 मिलियन। 300 मिलियन कोशिकाएं दोनों फेफड़ों में होती हैं। एक फेफड़े में होती हैं 150 मिलियन कोशिकाएं और दोनों फेफड़ों में 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ कोशिकाएं दोनों फेफड़ों में पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एनटीपीसी के सारे प्रश्न जो साइंस को लेकर पूछे गए सभी पढ़ाए जाएंगे, बस आप अच्छे से नियमित क्लास लेते रहना। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी तथा मेनिंजाइटिस। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जब शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है तो गुर्दे तथा किडनी में पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी। गुर्दे और किडनी में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम किसमें नहीं होता है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर तथा गाजर। यहाँ पर जो गाजर है वह कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। बाकी कैल्शियम की बात की जाए, पनीर है, अंजीर है, कोलाड ग्रीन्स है, मिल्क है, इन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह तथा डायबिटीज होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज तथा सैकराइड्स। शरीर में मधुमेह तथा डायबिटीज, ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो शरीर में मधुमेह और डायबिटीज होता है। और मधुमेह तथा डायबिटीज के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का। और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह और डायबिटीज होता है। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामीन, रेटिनॉल, एस्कर्बिक एसिड तथा अमीनो एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पे विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थेलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी तथा जीरोप्थेलेमिया। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू तथा स्ट्रॉबेरी।
निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? एनटीपीसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इस पाली से उस पाली या फिर उस अगले दिन की पाली में, लेकिन हाँ क्वेश्चन को रिपीट जरूर करता है एनटीपीसी। अधिक से अधिक मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इस चीज को देखा है। यहाँ पे प्रश्न ने जैसे फिर से यहाँ पे रिपीट किया है, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन ई। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के, जो इस विकल्प में नहीं है। बाकी जो विटामिन डी है यह है सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में समस्या होती है। लेकिन विटामिन जो के होता है वह रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है, तो यहाँ पर यह विकल्प नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के तथा विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, किसमें होता है विटामिन डी सबसे ज़्यादा? बिनौला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लीवर का तथा मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है कॉड लीवर के तेल में तथा मछली के तेल में, और ये कॉड लीवर तेल तथा मछली के तेल में। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है किस विटामिन की? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन बी। रिकेट्स तथा सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में। रिकेट्स और सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में। निम्न में से विषम को चुनें। पारा, पारद, क्यूक तथा सिल्वर, हाइड्रा, रेजिमर तथा ब्रह्मोस। बाकी जो है पारा तथा मरकरी, ठीक है। पारा के उपनाम कौन कौन से होते हैं? पारा को पारा भी कहा जाता है तथा मरकरी भी, पारद भी, और क्विक सिल्वर भी, और तथा हाइड्रा, रेजिमर भी। बाकी यहाँ पर जो ब्रोमोस है यह भिन्न है, तो इसमें विषम यही है, बाकी सबके सब पारा के उपनाम है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, धातु, गैस, तत्व के उपनाम बहुत जरूरी आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी रूप में आपसे प्रश्न को पूछ सकता है। फिर से यहाँ पे प्रश्न को रिपीट किया गया है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था क्विक सिल्वर, मरकरी, पारा, पारद तथा हाइड्रा, रेजिमर, ये सबके सब क्या है? पारा तथा मरकरी के उपनाम है। तो क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? यहाँ पर मरकरी को। किसे? मरकरी को। इनमें से भिन्न भिन्न ज्ञात करें। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन H2O, ये क्या है? ये सबके सब दो तत्वों के मिश्रण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, और ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हीलियम है यह एक गैस है, बाकी ये सबके सब मिश्रण है, तो यहाँ पर भिन्न क्या है? हीलियम, ठीक है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? हमारे घरों में प्रयोग होने वाले कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट जो भी होते हैं उनमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको धोवन सोडा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यह पानी की स्थायी कठोरता को दूर करता है, और घरों में जो भी साबुन है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यह होता है खाने वाला सोडा तथा बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब यह सोडियम क्लोराइड यह होता है नमक, घरों में खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड। माचिस की तीलियों में क्या होता है? माचिस की तीलियों में सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। माचिस की तीलियों में फास्फोरस का लेप होता है। किसका लेप होता है? फास्फोरस का। क्वेश्चन है, उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है। जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर जब लीक हो जाता है तो हमें एक गंध आती है, वह क्या होता है?
नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? वह होता है सल्फर यौगिक होता है, जिसको हम एथिल मरकैप्टन कहते हैं। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? उसमें उसमें सांस नहीं ले सकते, ये गलत है। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ये सही है। जो आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती, जो परासरण होता है ये मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, गलत है। कार्बन राख शेष रह जाती है, ये भी गलत है। कार्बोनेट बनता है, ये भी गलत है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या होता है? मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? कार्बन नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होता, ना हाइड्रोजन होता। क्या होता है? सल्फर होता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? यह सल्फर होता है। लोहे में जंग लगना क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया तथा लोहे में जंग लगना होता है रासायनिक प्रक्रिया। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। लोहे पर जल लगना क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया। जो लोहे पर जंग लगती है, ठीक है, वह होता है रासायनिक प्रक्रिया। प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का एक रूप है। जंग लेपित लोहा है, कच्चा लोहा है तथा खनिज लोहा है। गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं? जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक का लेप किया जाता है, उसको गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया, जैसे कि गैल्वेनीकरण तथा गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? जिंक का। यहाँ पर एनटीपीसी ने एक प्रश्न को 3 बार रिपीट किया, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप तथा थोड़ा सा आधार बदल के फिर से पूछा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है तथा जंग की रोकथाम करता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है, जिसको हम गैल्वेनाइज्ड भी कहते हैं तथा गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। और ये लोहे के ऊपर जो लेप कराया जाता है जिंक को, वही प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन। स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है? नहीं है। मिश्र धातु भी नहीं और तत्व भी नहीं। स्टेनलेस स्टील क्या? यह है एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी जानकारी पूर्ण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी एक प्रश्न को कई बार पूछता है, उसका रूप बदलकर, उसका आधार बदलकर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। एक क्या है? एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकेल तथा मोलिब्डेनम के साथ 1.11% कार्बन मिश्रित रहता है। एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील की खोज, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पर? यह भी है, स्टेनलेस स्टील की खोज 1913 में किसने की थी? हैरी विरियरली ने। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील की खोज 1913 में किसने की थी? हैरी विरियरली ने। जब उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्रोमियम धातु को मिश्रित किया, ऐसी मिश्र धातु प्राप्त की जो जंग रोधी थी। हैरी विरियरली ने 1913 में क्या किया था? उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्या मिलाया था? क्रोमियम धातु को मिलाया, जिससे एक मिश्र धातु प्राप्त हुई जो जंग रोधी थी, जिसमें जंग नहीं लगी। एनटीपीसी ने इस प्रश्न को देखिए फिर से पूछा, लेकिन स्टील का आविष्कार किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था, हैरी विरियरली ने 1913 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था, लोहे में क्रोमियम को मिलाकर। प्रश्न है आपके सामने, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? O2 तथा O4। ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है O3। ओजोन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी जो होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए ओजोन, ठीक है, यह एक क्या है? प्राकृतिक गैस है, जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं, उसमें पाई जाती है। यह गैस तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनी है
ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन परमाणु के संयोग है। कितने ऑक्सीजन परमाणु के संयोग है ओजोन में? 3। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। ठीक है। और यह समताप मंडल में स्थित है। किसमें स्थित है? समताप मंडल में। इसका हमारे मंडल में मुख्य कार्य क्या? यह जो सूर्य के विकिरण में मौजूद जो हानिकारक परावैंगिक किरणें, सूर्य से जो हानिकारक परावैंगिक किरणें निकलती हैं उसको यह पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। इसलिए ओजोन पृथ्वी की सतह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है। इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है और ओजोन मंडल जो है वह समताप मंडल में है तथा स्ट्रेटोस्फियर मंडल में है। एक टॉपिक पर एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न पूछा है ओजोन पर। ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते? 3। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुरंत उत्तर आपको ध्यान में आ गया होगा कि हाँ सर ने कितने बताए थे? 3 होते हैं। ठीक है। इस प्रश्न को भी एनटीपीसी ने रिपीट किया है। बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड जी क्या होता है? घरेलू नमक। घरेलू नमक हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। अब जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा तथा खाने वाला सोडा। ठीक है। इसका जो बेकिंग सोडा नाम है यह एक व्यापारिक नाम है। अब बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा होता है। मैंने अभी बताया था कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है धवन सोडा। मतलब यह वह होता है जो घरेलू साबुन में जिसका प्रयोग किया जाता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम क्लोराइड है यह हमारा घरेलू होता है नमक। और सोडियम बाइकार्बोनेट है यह होता है खाने वाला सोडा तथा बेकिंग सोडा। प्रश्न है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का, टर्गर दाब का। जल शोधन में प्रयोग किया जाता है विपरीत परासरण का। किसका? विपरीत परासरण का। मैंने अभी आपको बताया था जल शोधन की जो प्रक्रिया होती है वह होता है विपरीत परासरण। अब एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिपीट करके पूछा है जल शोधन के लिए निम्न में से अब किसका प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है किस तत्व धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता एलम, फिटकरी, पोटेशियम, एल्युमिनियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आयोडीन नहीं है और ये नाइट्रिक एसिड भी नहीं, अमोनिया सल्फेट भी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है? बात की जाए सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम। यह जल से क्रिया करके तीनों यौगिक बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ये जल से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर सल्फर भिन्न है, तो कौन सा नहीं है? सल्फर नहीं है। ठीक है। पीएच मान पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। यदि एक पदार्थ का पीएच 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। पीएच मान 0 से 14 तक का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो वह एसिड तेजाब तथा अम्लीय होगा। क्या होगा? एसिड तेजाब तथा अम्लीय होगा। ठीक है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तब क्या होगा? क्षारीय होगा। इतना ध्यान रखना। अगर पीएच मान किसी का 7 होगा तो वह होगा उदासीन। इतना याद रखना। अगर पीएच मान सिर्फ 7 होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, अगर पीएच मान तो वह होगा उदासीन। अगर कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो वह उदासीन होगा। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिपीट करा है। वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका प्रयोग किया जाता है घरों में कपड़ा धोने के लिए, साबुन में। ठीक, कपड़ा धोने वाले साबुन में, अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है? कठोर जल को नरम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा, धवन सोडा तथा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का समान नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के
सॉल्यूशन का सामान्य नाम होता है नींबू पानी, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम होता है नींबू पानी तथा लाइम वाटर बोला जाता है, इसको लाइम वाटर। प्रश्न है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। वाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो तथा सैडल। इनमें से एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मैक्रो। बाकी मानव हड्डी के जोड़ बाल और सॉकेट भी है, ग्लाइडिंग भी है और सैडल भी है। यहाँ पे एनटीपीसी का प्रश्न है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जोड़ों से, मांसपेशियों से, अस्थिबंध तथा लिगामेंट से या छोटी हड्डियों से। तो यहाँ पर मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं अस्थिबंध तथा लिगामेंट से। अगर बात की जाए जो मांसपेशियों का जो जोड़ होता है उसको टेंडन कहते हैं, और जो हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है उसको कहते हैं अस्थिबंध तथा लिगामेंट्स। अब यहाँ पर एनटीपीसी का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीविया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज तथा जांघ की हड्डी। अगर बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपीज। और कान में दो हड्डियां और होती हैं, एक होती है इनकस और मेलियस। और यहाँ पे जो जांघ की हड्डी है, फीमर, जांघ की हड्डी होती है फीमर, वह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी होती है कान की स्टेपीज। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हाइड्रोजन, जल वाष्प, हीलियम तथा नाइट्रोजन। तो मानव क्या छोड़ता है? ये यहाँ पर गलत है। जब हम ऑक्सीजन के तौर पर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम अंदर से गैस जो निकलती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कोई भी नहीं है। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एनटीपीसी ने यहाँ पर प्रश्न को फिर से रिवीजन किया है। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? मैंने बताया था क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है यहाँ पे, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2% और यहाँ पे 0.4 तथा 0.6%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है शरीर के भार का 2% होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का भार अगर 50 किलोग्राम है तो उसका 2% हो गया 200 ग्राम। तो हमारे शरीर में नमक का भार कितना होगा? 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति में 200 ग्राम, मतलब शरीर के भार का 2% हमारे शरीर में नमक होता है। प्रश्न यहाँ पे, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, गंडमाला, रूसी तथा सुखंडी। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारा जो रोग होता है वह होता है गंडमाला, और यह होता है हमारी थायराइड ग्रंथि में, यह होता है आयोडीन की कमी। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, स्प्लीन तथा गुर्दे। तो शरीर का अंग खून का शुद्धिकरण के लिए संबंधित है, वे यहाँ पे है गुर्दा तथा किडनी। किडनी जो है वह खून का शुद्धिकरण करता है। अगर किडनी व्यक्ति की खराब हो जाए तो व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। प्रश्न यहाँ पे, जैसे फेफड़ा संबंधित है वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। हृदय जिस प्रकार से रक्त से संबंधित है उसी प्रकार से फेफड़ा, छाती, हवा, श्वसन तथा ऑक्सीजन। तो वैसे ही फेफड़ा हमारा संबंधित है ऑक्सीजन से। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। तो ये जो राइनोस्कोप है ये किसकी जांच करता है? नाक, आंख, मस्तिष्क तथा कान। राइनोस्कोप नाक की जांच करने वाला एक उपकरण है। मानवीय यकृत है भोजन प्रणाली, एक ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि है, एक लोचदार थैली है। मानवीय यकृत है एक ग्रंथि, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानवीय यकृत क्या है? एक ग्रंथि है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी परशाखा
यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत का अध्ययन करती है और उसका उपचार करने में सहायता प्रदान करती है, वह है हेप्टोलॉजी। तो यकृत का उपचार तथा अध्ययन कौन करता है? हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेटेरोलॉजी, हेप्टोलॉजी। तो यहाँ पर जो यकृत का उपचार करती है यह है हमारी हेप्टोलॉजी। यकृत का उपचार और अध्ययन किसमें होता है? हेप्टोलॉजी में। प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे अर्गेस्टरलाइन, क्रो-मैग्लेन, निएंडरथल, प्रोकॉन्सल। तो जो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे क्रो-मैग्लन। कौन थे? क्रो-मैग्लन। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो विकल्प यहाँ पर ए सही है, यहाँ पर होगा 2000 से 8000। तो मानव जीव में औसतन स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? 2000 से 8000। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम साइट्रेट। गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। जब इसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तब गुर्दे में पथरी बन जाती है, वह होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे तथा यकृत। जो पित्तरस तथा बाइल जूस का उत्पादन होता है वह होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? कौन सा विकल्प में मतलब कृत्रिम पैर है? एथलीट्स फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट। यहाँ पर होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? वह होगा जयपुर फुट। किसी भी व्यक्ति का पैर एक्सीडेंट या किसी भी कारण से शरीर का कोई भी भाग जब क्षतिग्रस्त होता है तो रबर का बनाया हुआ भाग होता है, उसी को कहा जाता है जयपुर फुट। विकलांग लोगों के लिए या किसी भी व्यक्ति का पैर को कोई भी हानि हुई है उस भाग को पूर्णतः रबर के फुट से पूर्ण कर दिया जाता है, जिससे उसको चलने में कुछ आराम और कार्य करने में कुछ आसानी हो जाती है। तो कौन सा है यहाँ पर? जयपुर फुट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का 8 तथा 12 तथा 15%। मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 5, 4, 6 तथा 7। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रकार की मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मांसपेशियों का। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। गैलन सामान्यतया इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए एक कंटेनर के लिए आयतन की माप के रूप में या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। गैलन का सामान्यतया इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप करने के लिए। गैलन को इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के लिए। गैलन सामान्यतया द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? द्रवों के आयतन के रूप में। एक गैलन होता है यूएसए में 3.785 लीटर। एक गैलन कितना होता है? 3.785 लीटर। आज जो वर्तमान में गैलन का प्रयोग होता है
पहले जो विदेशों से तेल आता था उसका प्रयोग होता था बैरल में। एक बैरल होता था 42 यूएस गैलन। एक बैरल एक होता था लीटर में 158.987 लीटर। प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण नहीं हटता है। जैसे मेज पर कोई पुस्तकों का एक ढेर रखा हुआ है लेकिन वो रखा ही रहता है, हटता नहीं, आखिर इसका क्या कारण है? जड़ता, चुंबक तत्व तथा गुरुत्वाकर्षण। क्या कारण है? मेज पर रखी गई किसी भी पुस्तक का ढेर नहीं हटता, यह होता है जड़ता। प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न उर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? जैसे जल में कोई वस्तु मैंने रखी है और वह जल जो उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है, वह बल कौन सा हो? जैसे नाव है, नाव का ना डूबना, जहाज का ना डूबना, इन पर कौन सा बल कार्य करता है? इन पर कौन सा बल कार्य करता है? जैसे किसी भी चीज का जल में ना डूबना तथा वस्तु का ऊपर के लिए तैरना, यह होता है बुओयंट फोर्स, उत्प्लावक बल। इसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी बल। जो बल ऊपर की ओर लगता है उसको कहते हैं बुओयंट फोर्स तथा उत्प्लावक बल। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? मतलब इस विकल्प में से कौन सा विकल्प है जिसमें घर्षण प्रयोग नहीं हुआ है? फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, हाँ इसमें घर्षण बल है। बर्फ में स्लेज का फिसलना, इसमें भी घर्षण बल है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, इसमें भी घर्षण बल है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना, इसमें घर्षण बल नहीं है। घर्षण बल वह होता है जहां पर कोई भी चीज घिस कर चले, वह होता है घर्षण बल। प्रश्न है आपके सामने, जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर फैराडे, फ्लेमिंग तथा न्यूटन। जहाजों की गति मतलब जहाज का पानी में तैरना, ना डूबना, व्यक्ति का जल में तैरना, ना डूबना, ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न है आपके सामने, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर बात की जाए पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है तो उसकी गति होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसका वेग इससे अधिक होगा, लेकिन ये अलग से बता रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ये होगा, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंच जाता है तो उसका वेग क्या होगा? वेग शून्य होगा, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। प्रश्न है आप सामने, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? गोलाकार। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार तथा शंक्वाकार। कैसा होता है? अंडाकार होता है, इसको एलिप्टिकल बोलते हैं। अंडाकार को एलिप्टिकल बोलते हैं। इंग्लिश भी देखते चलिए, एनटीपीसी कभी कभी इंग्लिश में भी प्रश्न को पूछ लेता है। प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर क्या घूमता है? ग्रह घूमते हैं, तारा, सैटेलाइट, आकाशगंगा तथा गैलेक्सी। अगर बात की जाए सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। यहाँ तो सूर्य के चारों ओर पूछ रहा है, तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वह होते हैं उपग्रह। प्रश्न है आपके सामने, सौरमंडल की हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आखिर यह हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? यह ग्रहों से संबंधित है तथा ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दिया था वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है। यह बताया था निकोलस कोपरनिकस ने, और उन्हीं का मॉडल है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। किसका है? निकोलस कोपरनिकस का। प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को तनाव, जड़ता तथा काम क्या कहा जाता है? जड़ता तो वह होता है जो बल एक जगह पर लगा है लेकिन उसको जब हटाया जाता है, ठीक है, किसी बाहरी बल के द्वारा, तो वह न्यूटन का नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम, जिन्होंने प्रथम नियम से हमें बल की
परिभाषा मिलती है तथा जड़त्व की परिभाषा मिलती है, वह न्यूटन का प्रथम नियम है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाएगा, इसमें वजन कहा जाएगा। विकल्प के अनुसार वजन, यही सही है। प्रश्न है आप सामने, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। बुध ग्रह पर आपका वजन होगा, तो बुध ग्रह पर आपका वजन होगा 14.3 किलोग्राम। पृथ्वी पर अगर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर वजन क्या होगा, देखिए कैसे निकालते हैं। बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार निकालना है तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार उसको लिख दीजिए 38 किलोग्राम, ठीक है। फिर ये लिखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तथा जी का मान। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा है 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये है बुध ग्रह पर जी का मान तथा गुरुत्वाकर्षण का मान। ये बुध ग्रह का है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण और जी का मान होता है 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको निकालकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14.3 किलोग्राम। 38 होता या 50 होता, किसी भी तरीके से आपसे पूछता, लेकिन आंसर इसी तरीके से निकलेगा। प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग का मान होता है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है प्लायन वेग का मान, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। निम्न तापमान के कारण, निम्न गति, निम्न दाब तथा निम्न घनत्व के कारण। बादल जो आकाश में तैरते हैं वह तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। कैसे तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। कागज की खुरदरी, प्राकृतिक परासरण तथा कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखने का कारण होता है कैपिलरी प्रक्रिया, इसको कैशित्व कहते हैं। कैशित्व के कारण ही दिया सलाई में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है और स्याही को सोखता वह होता है कैशित्व के कारण। फिर से यहाँ पे प्रश्न को रिवीजन किया गया है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है। स्याही सुखाकर कोशिका कैपिलरी क्रिया से तथा ठोसकरण क्रिया से या बाष्पीकरण से। अभी मैंने आपको बताया था दिया सलाई में तेल का ऊपर चढ़ना, लेब में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर तथा स्याही का सोखना, यह होता है कैशित्व तथा कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण होता है, कैशित्व तथा कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। निम्न में से प्रश्न है, चाकू किसका उदाहरण है। लीवर का, वेड्स का, इंक्लाइंड प्लेन तथा पुल्ली का। चाकू उदाहरण होता है वेड्स का। वेड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि चाकू एक साधारण यांत्रिक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। हीलियम, नियान, रेडान तथा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है तथा एक सक्रिय गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं। अक्रिय गैसें 7 होती हैं, इसमें कौन सी है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ओगानिसान। यह अक्रिय गैस हैं। कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैस भी इनको बोला जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है और नोवेल गैस भी बोला जाता है। और यह आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। आप याद कर लीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान तथा ओगानिसान कृष्ट गैसें हैं तथा नोवेल गैसें हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। प्रश्न है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें, ठीक है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य। ये कह रहा है उनके परमाणु द्रव्यमान की बात की थी मेंडलीव की, और उन्होंने उन्हीं का आवर्त सारणी का नियम है जिसमें उन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन। यहाँ पर हम एक साथ 2 प्रश्न को आपके सामने लाए हैं। जैसे कि अभी प्रश्न था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। एग्जामिनर ने पूछा था यह कथन किसका है, तो यह कथन है मेंडलीव ने दिया था 1869 में। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56 थी, ठीक है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान की बात की थी, किसने की थी, मेंडलीव ने की थी।
1869 में। अब बात आता है इसी तरीके का एक प्रश्न एनटीपीसी ने और पूछा, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार एक दूसरा प्रश्न देखिए सेम है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, परमाणु संख्या की। तो बस आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आप लगाना मेंडलीव, अगर परमाणु संख्या की बात करें तो आपको लगाना है हैरी मोसले। ठीक है, इतना ध्यान रखें जिससे गलती ना हो, इसीलिए दोनों प्रश्न को एक साथ हम लेकर आए हैं आपके सामने। प्रश्न है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। अगर बात की जाए आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के सारे परमाणु क्रमांक को आप अच्छे से याद कीजिए, आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। आवर्त सारणी से प्रश्न जरूर आता है, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। प्रश्न है पूछ रहा है तो यहाँ पर किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, बोरान, बेरिलियम, सोडियम तथा लिथियम। परमाणु क्रमांक 3 है लिथियम का। प्राकृतिक में क्षारीय धातु में सबसे हल्की है लिथियम, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो उत्तर आपको आ गया होगा। अभी हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें, यह एक गैस के ही नाम है और यह मेंडलीव की यह आवर्त सारणी के 18वें समूह में। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी अभी, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान तथा ओगानेसान। अब यह पे जो नियान, ठीक है, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये क्या है, ये अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं तथा नोबल गैसें हैं। अगर वैकल्पिक आधार पर पकड़ने की बात करें, अब जो बची है यहाँ पर जीनान, अब यह क्या हो गई, अज्ञात गैस तथा स्ट्रेंजर गैस। अगर क्वेश्चन टिपिकल है तो पहले तो जो प्रश्न आता है उसको चुनिए और फिर उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एक तरीका ये भी होता है विकल्प को सही तरीके से लगाने का। ठीक है, तो अज्ञात गैस तथा स्ट्रेंजर गैस कौन सी है यहाँ पर, जीनान। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो यह होती है पारा। ठीक है, क्या होती है, पारा होती है। पारा के उपनाम भी हैं मरकरी तथा पारद, मरकरी और पारद। एग्जामिनर किसी भी नाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो धातुओं के उपनाम भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पारा को पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं और पारद भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ जो होती है वह सूखा हुआ बर्फ नहीं होता, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ नहीं होती। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका जो टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है आपके सामने, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा तथा साइट्रिक एसिड। बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है नमक का। प्रश्न है, सोना को घोल सकता है ग्लिसरीन, पेट्रोलियम तथा मैथनॉल। सोने को घोल सकता है एक्वा रेजिया। कौन, एक्वा रेजिया। मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे कि तत्व हुए, गैस तथा धातु, इनके उपनाम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी उपनाम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्वा रेजिया की बात की थी। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, एक्वा रेजिया, या इसको अम्लराज भी कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एवं नाइट्रिक अम्ल के, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 का अनुपात का मिश्रण हो। एक्वा रेजिया अम्लराज, यह सोना, प्लेटिनम, क्रस्ट धातुओं को अपने घोल में घोल सकता है। सोने को भी घोल सकता है, जैसा प्लेटिनम जैसी धातु को भी और उत्कृष्ट धातुओं को भी अपने में घोल सकता है। कौन, एक्वा रेजिया तथा अम्लराज। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, अष्टभुज वैगन, मूली तथा दूध। जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज, इसको ऑक्टोपस कहा जाता है। जैसे कि मांस और समुद्री जीव में जिंक की मात्रा अधिक होती है, तो जो अष्टभुज है यह ऑक्टोपस को अष्टभुज कहा जाता है और यह जिंक का उच्चतम स्रोत है। विलवणीकरण तथा डिसालिनेशन, समुद्री जल या नमकीन का जो पानी होता है, समुद्री जल तथा नमकीन पानी जो होता है से नमक और अन्य खनिज लवण को अलग करने की प्रक्रिया को विलवणीकरण तथा
डिसालिनेशन कहते हैं, जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, जैसे कि समुद्री जल तथा नमकीन पानी से नमक और खनिज लवण को अलग करना। प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? जिरकोनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम तथा गैलियम। यहाँ पर भिन्न शब्द है पोटेशियम, क्योंकि जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम यह अर्धचालक धातु हैं। ये क्या है? अर्धचालक। ये तीनों अर्धचालक धातुएं हैं। अर्धचालक धातुएं कौन सी हैं? जिरकोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम। और यह पोटेशियम अर्धचालक धातु नहीं है। एनटीपीसी ने एक प्रश्न को 2 शिफ्टों में पूछ लिया, इससे पहले भी तथा फिर से पूछा है। निम्न में से कौन सा अलग तथा विषम है? अभी हमने आपको बताया था अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें कौन सी होती हैं। तो इसमें ऑर्गन, नियान और जीनान यह अक्रिय गैस तथा उत्कृष्ट गैस है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह जो है क्रियाशील गैस तथा ज्वलनशील गैस है। यह क्रियाशील गैस तथा ज्वलनशील गैस। प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा तथा पीतल। बात की जाए एल्युमिनियम, लोहा और तांबा, ये क्या है? स्वतंत्र धातु हैं। और यहाँ पर जो पीतल है यह मिश्र धातु है। यह मिश्र धातु है और यह बनी है तांबा तथा जिंक से। पीतल किससे बनी है? तांबा और जिंक से।